मैंने भाषण क्या देना है भाई? जो मैंने कहना है वो आप सब लोग जानते ही हैं कि मैंने क्या कहना है, तो फिर मैंने अब क्या कहना है? चलिए साहब, उज्जैन की लड़की तो सब जगह की एक सी होती है, लेकिन एक फर्क मैंने जरूर देखा है। ये इस पे लगा, मैं ढंग से बताऊंगा। दरअसल मैं तो एक गांव का रहने वाला हूं, और गांव से मैं आगरा आया, तो आगरा और हमारा जैसे उज्जैन है, छोटा शहर है आगरा, लेकिन सही में बात तो यह है कि जो बड़े शहर का ना, कि बड़े शहर में बम्बई की लड़की, बम्बई बड़ा शहर है। और जब मैं बम्बई में पहुंचा तो हकीकत बात यह, बड़े शहरों में बड़े लोग रहते हैं, या ये भी कह सकते हो कि बड़े शहरों में जाकर के लोग बड़े हो जाते हैं। और सुन भाई, बड़े शहरों की लड़कियां भी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। घर से पूरे कपड़े पहन के निकलती है और बाहर आते आते इतनी जल्दी बड़ी हो जाती है कि कपड़े छोटे हो जाते हैं। ऊपर के ऊपर मत करे तू, बैठ। ऊपर के ऊपर, नीचे के नीचे, ऐसा लगता है ऊपर एक देश, नीचे एक देश, बीच में खाली प्रदेश। अच्छा, उनसे पूछो ना, आप कम कपड़े क्यों पहने? वी आर एडवांस्ड। अगर यार कम कपड़े पहनना एडवांसनेस है, तो मेरी भैंस तो फिर सबसे ज्यादा एडवांस है। हम वी आर एडवांस्ड, हम सिविलाइज्ड हो रहे हैं। अच्छा, तुम सिविलाइज्ड हो गए हो, लेकिन सिविलाइजेशन की आज एक परिभाषा हो गई है। सुन, 4 पंक्तियां शुरू करता हूं मैं, कभी भी हूं, कुछ लोगों ने मैंने पहले सुना था, और आप तक बात पहुंचे और बात सही हो तो पूरा सदन तालियों की गड़गड़ाहट से एकदम से आना चाहिए कि आगे आगे एक नंगा आदमी भगा चला जा रहा था, उसके पीछे एक कच्छा पहन के चला आ रहा था। आगे आगे एक नंगा आदमी भगा चला जा रहा था, उसके पीछे एक कच्छा पहन के चला आ रहा था। तो मुझसे ओम व्यास जी बोले, भाई प्रताप सिंह, ये क्या कलेश है, ये कैसा भेष है? मैंने कहा, भाई साहब, अगले वाला विकसित और पीछे वाला विकासशील देश है। कोई विशेष बात है क्या? नहीं, कान में कह रहा है भैया, क्या बात है? दरअसल क्या है, परिजात कोलासी अब मेरी बहुत अच्छी पटने लगी है। उसका रीजन है, और किसी की नहीं पटती है। क्यों पड़ती है? देखो, मैं आपको बात बताऊं, राशि पर रास भारी पड़ती है। यार ये कहना चाहिए, एक ही राशि के 2 लोग हों, जेंट्स हो तो कभी नहीं बनती है। जैसे भगवान राम में और रावण में कभी नहीं बनी, कंस में और कृष्ण में कभी नहीं बनी ना। अच्छा, वहां भी तुम देखो, बॉम्बे में शाहरुख में और सलमान खान में नहीं बन रही है, पीछे सिद्धू में और शेखर में भी तू में हो गई थी। लेकिन वैसे कहने वाली बातें हुई नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ये मेल फीमेल हो तो खूब पटती है। जैसे बच्चन और बहादुरी की अब तक चल रही है, ऐश्वर्या और अभिषेक को खूब मौज आ रही है। दिल्ली में देख लो, सरदार और सोनिया की खूब पट रही है। ऐसे प्रताप और परिजात की चालू हो गई है। थैंक यू सर। तो लीजिए साहब, अखिल भारतीय ठाकर सम्मान। भैया, पुलिस के तो मैं चरण छूता हूँ। नहीं, चरण में इनके इसलिए छूता हूँ कि इनके चरण इनके आचरणों से ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है, बिठाए जाओ। ये अपने आप बना लेंगे, आनंद लीजिए।
बस मैं पुलिस से कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, और यहाँ की पुलिस बहुत अच्छी है, व्यवस्था बना रही है। आइए थोड़ा सा आनंद लेते हैं। चुम चुम अरे मैंने कहा ये कौन है? बोले ये राधा है। तो मैंने कहा फिर अब क्या बाधा है? अरे बोले नहीं नहीं सर, ये पुलिस है ना, दरअसल ये आधा है। अच्छा, मैंने कहा ये बाधा है। अच्छा, पुलिस तो वैसे भी स्त्रीलिंग है, राधा हो गई तो क्या है भाई? कहते ना पुलिस आई पुलिस गई, कोई ये कहता पुलिस आया। तो मैं तो जहाँ भी पुलिस का जो आदमी देखता हूँ तो मुझे उसमें राधा नजर आती है, इसलिए हे प्यारी राधा। यार एक भले आदमी एक बात बता मुझे, तो यहाँ से ले रहा था फोटो, फिर वहां पहुंच गया, फिर उधर घुस गया। सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या? नहीं, अब तू काय के लिए एक सही आता है मामा का कौन? अच्छा ये तो चालाक नजर आ रहे। अच्छा कोरा फिलसी मार रहे, कुछ फोटो भी ले रहे हो? नहीं, आजकल सरदारों को ऐसे ही बहकाया जा रहा है। अरे नहीं माने तो देख लो, दिल्ली में गद्दी तो दे दी है पर अधिकार नहीं दिया है। कोई बात, कोई टिप्पणी मेरी आप तक पहुंच जाया करे तो थोड़ा ताली बजा करके मुझे बता दिया करें। हाँ, आप ठीक है, आगे भी ठीक है। तो भैया मैं तो बैठा ये सोच रहा था कि ये आया कैसे होगा। अच्छा हुआ क्या, अभी हम यहाँ ठहरे हुए थे तो ये भी खड़ा और 2-3 लड़के पतले पतले और खड़े हुए। बोला मेरा जन्म शुक्रवार को हुआ था, मेरा जन्म उसको हुआ था, गांधी जयंती के दिन हुआ था। कोई कुछ कह रहा, एक पतला सा लड़का बोला ओए मेरा जन्म क्या हुआ, मैंने पूरे शहर में भूचाल मचवा दिया। तब तो ये भाई बोला तेरा जन्म क्या हुआ, जन्म तो मेरा हुआ। जब मेरा जन्म हुआ ना तब मैंने अपनी माता के कानों से धुएं निकलवा दिया। जब पीछे से आवाज आ रही है, ठीक है हो गया। तो अच्छा, फिर दूसरी बात यह, सरदारों के पास दिमाग सबसे ज्यादा। आप तो अपना खर्च भी कर लेते हो। अपने को जिस दिन से मिला सील बंद रखा हुआ है, हमें नहीं पड़ा। भाई सरदारों पर बात कर रहा था, लेकिन एक बात बता दूं, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आप तक बात कहता हूं। ये लोग कह रहे थे सरदार जी इतने ये सब आए हैं आपको, मैंने कहा सुन, मुझे सबसे ज्यादा प्यार मिलने वाला है। और क्यों मिलने वाला है कि जिस घर में एक बेटा होता है ना, उसे सबसे ज्यादा प्यार मिलता है, और मैं इस घर में अकेला बेटा हूं। तो मैं आपसे, आप मूड में आ गए हैं, लाओ आनंद शुरू करते हैं। मैं बढ़िया बात भी बीच में करूंगा, और ऐसा नहीं है कि मैं हास्य करूंगा तो हास्य भी आपको हंसाऊंगा भी, गुदगुदाऊंगा भी, और कुछ संदेश भी छोड़ूंगा। देखिए आजकल एक व्यवस्था बड़ी बनी दादाजी, आप सरकते ही क्यों जा रहे हो? ये बच्चों का काम है, आपने तो अपनी रियली जिंदगी की है। अब तुम बोनस के चक्कर में हो, ये रिटायरमेंट में पेंशन से ही काम चला रहा हो। हमारी माता बहनें बैठी हुई हैं, आप सब बैठे हुए हैं। ओ भाई व्यवस्था अपने आप बन जाएगी। व्यवस्था तुम इसलिए बना दो कि मुझे पता है कि रात में भी काला चश्मा लगाए हुए हो। तो व्यवस्था तो अपने आप बन जाएगी। तो 100 चैनल आ रहे हैं, और 100 चैनलों में दिखाने की क्या कोशिश कर रहे हैं
अब एक वो चैनल आता है, एक वो प्रोग्राम आता है, आपने देखा होगा स्टार प्लस पे, कसौटी जिंदगी की आता है। उसमें दो परिवार हैं, एक तो बजाज का परिवार है और दूसरा जो है अनुराग बासु। हाँ, फिर तो जरूर देखते होंगे आप। एक बजाज का परिवार है, एक अनुराग बासु का परिवार है। मजे की बात देखिए, दोनों में 1 दर्जन बच्चे हैं। अच्छा सुनो, एक बजाज का और प्रेरणा का है, एक अनुराग बासु और प्रेरणा का है, एक अनुराग बासु और उसका है, एक बजाज का और उसका है, एक उसका और उसका है। उसमें पता ही नहीं चल रहा है कौन सा किसका है। दोनों परिवारों में लगभग 1 दर्जन बच्चे हैं, पर शादी अभी भी 2 की होती है। इधर बजाज की होती है, इधर अनुराग बासु की। मैं तो पिछले दिनों थोड़े दिन लेट आया तो मेरा बेटा जगा हुआ, निकल के आया, कहता पापा सत श्री अकाल। में सत श्री अकाल, तू अब तक जगा हुआ है, क्या कर रहा था? बोले जी मैं वो सीरियल देख रहा था। मैंने कहा भाई तू कौन सा सीरियल देख रहा था? बोले जी वो सास भी कभी बहू थी। मैंने कही भाई तू कहाँ फिट हो रहा है इसमें? तुम कुछ मत करो, लगेगा पता नहीं साले क्या दिखाना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये मेरे देश की जनता है, ये संस्कारों की भूमि है, ये विक्रमादित्य की भूमि है और ये कालिदास की भूमि है, तो ये महाकाल की भूमि है और पूरा मेरा देश जो है वो संस्कारों की भूमि है। मैं एक बात ही कहना चाहता हूँ आखिरी आदमी तक, कि इस देश की सीमाओं पर मुगल आए, तुर्क आए, तातार आए, यवन आए, मंगोल आए, अंग्रेज आए, डच आए, फ्रेंच आए, पुर्तगाली आए, पर मेरे देश की संस्कृति को कोई बिगाड़ नहीं सका। और आगे भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे देश की बीच बीच में मैं ऐसी समझदारी की बात करने लगूंगा। भाई मैं तो आगरा में रहता हूँ, लोग कहते हैं सरदार और वो भी आगरा से। अच्छा मैं कहता हूँ केवल आगरा में पागल खाना ही है क्या? अरे और भी बहुत सारी चीजें हैं। आगरे का ताजमहल लोग 7 समंदर पार से देखने के लिए आते हैं, और आगरे का पेठा कितना स्वादिष्ट, मीठा, सुंदर, बढ़िया होता है। और आगरे के जूते का तो जवाब ही नहीं है भाई, पर भाई उसका नाम कोई नहीं लेता। हाँ, इसने जूते जरूर बरते हैं। ठीक है ठीक है। बीच में एक आदमी आगरा से भी संग लाया हूँ, ये ध्यान रखना। जो बीच बीच में बोलेंगे वो यही होंगे और इस टाइम ही बोलने वाले हैं ये। हाँ, तो मैं तो आगरा में रहता हूँ। अच्छा बड़ी बड़ी दूर दूर से कार्टून आती हैं आगरे में। ये महेंद्र यादव मुझे वहीं मिला था। हाँ। कल परसों की बात है, एक वाकया सुनाता हूँ। कल परसों की बात है, एक अंग्रेज आया, ताजमहल देख रहा, कभी टेढ़ा हो जाए, कभी सीधा हो जाए, कभी घुटने टेढ़े, कभी कोण बनाए। थोड़ी देर तो मैं देखता रहा। तू इसे बजा रहा है, मैं तुझे बजा दूंगा। मैं कहता ताजमहल देखना है तो ढंग से देख, ऐसे कैसे देख रहा है? बोले तुमको पता नहीं है, मैं सिविल इंजीनियर आया, ऐसा ताजमहल बनवाएगा। मैं कहा तेरा बाप ही बनवा ले ऐसा ताजमहल। ये शाहजहां ने मुमताज महल के लिए बनवाया था, कोई नहीं बनवा सकता। बोले तुमको पता नहीं है, मैं सिविल इंजीनियर ऐसा ताजमहल बनवाएगा। मैं नहीं बनवा पाएगा। बोला तुमको पता नहीं है, मैं यूरोप का A क्लास इंजीनियर आए, ऐसा ताजमहल जरूर बनवाएगा। मैंने कहा तू नहीं बनवा पाएगा। बोला तुमको पता नहीं, मैंने बहुत सारा इमारत बनवाया है, ऐसा ताजमहल जरूर बनवाएगा। तो मैं कहा बेटा तू ताजमहल तो बनवाएगा, पर पहले ये बता गाड़ने के लिए मुमताज कहाँ से लाएगा? कहता ये तो हमने सोचा ही नहीं है। नहीं ऐसे ऐसे 5 और आएंगे। ये फोकट में नहीं मिली है, सबको 50 रुपए का नोट दिया है।
और तुम्हें चाहिए तो ये माला ले लो, 50 दे दो। तो मेरे सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, बोला गुरु तुम्हारा देश तो बड़ा जुगाड़ू है ना। मैंने कहा तेरा मतलब क्या है? बोले नहीं नहीं, मैं तो इसलिए बोलता कि तुम्हारे यहाँ तो तुम्हारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार भी जुगाड़ से ही चलता था। मैंने कहा तू सरकार की बात कर रहा है, अटल जी खुद जुगाड़ से चल रहे हैं। बोला गुरु कोई ऐसा मंत्र बताओ और शाहजहां से भी मेरा नाम बड़ा हो जाए, ऐसी कोई जुगाड़ लगाओ। मैं लगा दी, लिख ले। सबसे पहले तू ताजमहल का सूत्र ढांचा बनवा ले, और हमारे ताजमहल में तो मकराना का पत्थर लगा हुआ है, तू उसमें इटालियन मार्बल लगवा दे। इसके बाद उसमें हीरे, पन्ने, मोती और माणिक जड़वा दे। और शाहजहां ने तो अपनी बीवी मरी हुई गड़वाई थी, वो जिंदगी गड़वा दे। ये है उज्जैन की जनता। तुमको पता है दुनिया के नक्शे पे सबने अंग्रेजों ने राज्य किया है, और तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो। तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? और मैंने कही हमारा देश है हिंदुस्तान, हमारा वतन है हिंदुस्तान, हम नहीं जानेंगे तो तू जानेगा क्या? बोला बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी? मैंने कहा मोर। बोला तुम्हारा राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोला तुम्हारा राष्ट्रीय झंडा? मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गया ना, उसमें 3 रंग होता, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, हरा मुसलमान का, सफेद क्रिश्चियन का। तुम तो सीखे, तुम्हारा झंडे में क्या? मैं क्या बेवकूफ अंग्रेज, तुझे कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है। तेरे बाप का है क्या? लेकिन साहब वो तो मेरे पीछे पड़ गया, एकदम मेरे से बोला सरदार जी तुम बेकार की बात करते हो। अच्छा आप कभी ताजमहल गए हो? जितने लोग गए हो, अच्छा छोटे बच्चे आप नहीं गए तो आगे जाएंगे, आप कभी ताजमहल गए या जाएं तो देखना कि वहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग पानी बेचते हैं, कुछ छोटे छोटे खिलौने बेचते हैं, कुछ छोटे छोटे ताजमहल बेचते हैं। अच्छा दरअसल वो अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज किया है, वो अपने आप को सुपर समझते हैं, वो ये नहीं समझते कि अब हम उनके बाप हो गए। वो मुझे नीचा दिखाना चाहता था, तो सामने वो एक फल वाला खड़ा हुआ था, उससे बोला व्हाट इज दिस, ये क्या है? ये चीजें तुमने सुनी होंगी लेकिन सुनने का तरीका एक अलग होता है। 56 भोग 3600 व्यंजन ऐसे बनाए जाते हैं। एकदम बोला व्हाट इज दिस, ये क्या है? बोले सर ये बनाना है, बनाना केला। बोले बैठ, तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा केला, हमारे देश में इतना इतना बड़ा केला। फल वाले ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा भैया विज्ञान का जमाना है, हो सकता है कोई वैरायटी आ गई हो। उसने फिर इशारा किया, व्हाट इज दिस, ये क्या है? बोले सर ये एप्पल सेब। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना बड़ा सेब, हमारे देश में इतना बड़ा सेब। मेरी भी देशभक्ति जागी साहब। मैंने उठा के तरबूज कंधे पे, बोला ये क्या है? मैंने कहा हमारे यहाँ का अंगूर है। अब बता बेटा तेरे यहाँ कितने बड़ा अंगूर। लेकिन साहब वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया, एकदम मेरे से बोला भाई साहब ये बच्चा आपका है? नहीं उनका है, क्या आपका है? उनका है। कि अभी देशभक्ति की बात जज्बा आपके दिल में है। एकदम मुझसे बोला सरदार जी तुम बेकार की बातें करते हो, तुमको पता है दुनिया की सबसे बहादुर कौम अंग्रेज? मगर नहीं, दुनिया की सबसे बहादुर कौम हिंदुस्तानी। बोला तुमको पता नहीं है? अभी नहीं। बहादुरी पहले दिखाता तो हिंदी। दुनिया की सबसे बहादुर कौम अंग्रेज, मैंने कहा ना हिंदुस्तानी। बोला तुमको पता नहीं है लड़ाइयों में अंग्रेज ज्यादा शहीद हुआ है इसलिए अंग्रेज बहादुर है? मैंने कही नहीं, हिंदुस्तानी ज्यादा शहीद हुए, हिंदुस्तानी बहादुर है। बोला अंग्रेज ज्यादा शहीद हुए, मैंने कहा हिंदुस्तानी। बोला अंग्रेज, मैंने कहा हिंदुस्तानी। एकदम मेरे से बोला अच्छा ये काम करो, अपने अपने शहीद का नाम गिना और गाल पे एक थप्पड़ मारो। मैंने कहा पक्की। बोला मिस्टर हेडली, उसने तो चढ़ दिया मेरे गाल पे ताड़। मैंने कहा शहीद उधम सिंह, मैंने भी ठोकी कान के नीचे ताड़। बोला मिस्टर डी बेलारा, उसने फिर दिया मेरे गाल पे। मैंने कहा शहीद भगत सिंह, मैं फिर ठोकी कान के नीचे ताड़। बोला मिस्टर फ्रैंकलिन, उसने 2 इकट्ठे मारे मेरे गाल पे। और मैंने कहा तेने 2 इकट्ठे मारे, तू फाउल हो गया। कहता नो फाउल। मैं कहा नो फाउल,
मैं शुरू हुआ एक तड़ातड़ कान के नीचे तार, एक तड़ातड़ कान के नीचे तार, बैठ जावे नहीं पड़ जाएगा एक हाथ, एक तड़ातड़ कान के नीचे तार। 10 मिनट तक तो मैंने उसे होश ही नहीं लेने दिया। जब मैं थोड़ा ढीला हुआ तो एकदम से बोला व्हाट इज दिस। और मैंने कहा ये सारे ही जलियांवाला बाग वाले हैं। लेकिन साहब वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया। 2 पंक्तियां व्यंग की आप तक पहुंचाता हूं, व्यवस्था पर व्यंग करता हूं। अगर आप तक बात पहुंचे तो पूरा सदन इसी तरीके से स्वागत करे। एकदम मेरे से बोला सरदार जी तुम बेकार की बातें करते हो, तुमको पता है तुम्हारा देश बहुत गरीब। और मैंने कहा सुन भाई बहुत देर हो गई तुझे, पहली बात तो ये मेरा देश गरीब नहीं है, और है तो तुझे क्या मतलब है। बोला नहीं मैं तो इसलिए बोल रहा। देखो भाई एक बात सुनो, मर्द जो आदमी होता है वो सामने से बाहर करता है। एकदम मेरे से बोला कि सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैंने कही सुन भाई बहुत देर होगी तुझे, पहली बात तुझे मेरा देश गरीब नहीं है, और है तो तुझे क्या मतलब है। बोले नहीं मैं तो इसलिए बोलता कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 2.5 लाख रुपया। मैंने कहा $5000 कमाता है, फिर बोला $4000 खर्च कर देता है। मैंने कहा भाई $5000 कमाता है मजदूर, $4000 खर्च कर देता है, खाए पे कर देता है। बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपए तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। तो उचट गया, बोले व्हाट 10,000 रुपए तनख्वाह 1 करोड़ खर्च करता, कहाँ से लाता। मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बीच बीच में कुछ लोग सीटी बजा रहे हैं, ये पता नहीं कहाँ से बजा रहे हैं। तो वही आने भाई अंधेरे में देख थोड़ी रहा है, लेकिन बजा बड़ी अच्छी रहे हैं। अच्छा है, मैं आपको छोटे छोटे बच्चे वो बच्चा, अच्छा मैं तो सही बता रहा हूँ, मैं वो डांट रहे थे बच्चे को, टाइम भी बहुत हो रहा है। मैं तो ये सोच रहा था कि अगर ये बच्चे रोज इस टाइम तक जगते होंगे नहीं गलत समझ रहे भाई साहब आप। मेरा मतलब है कि सुबह स्कूल जाने में परेशानी करते होंगे। दरअसल बच्चा एक मेरे पास भी है, पिछले 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। कल परसों मैंने उससे कही बुला करके, मैंने कि कुछ पढ़ा लिखा कर। कहता पापा जब सारे ही पढ़े लिखे जाएंगे तो कोई सरदार भी रहेगा कि नहीं। और मैंने कहा बेटा आजकल सरदार तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, देख ले आज तक इतना पढ़ा लिखा कोई PM नहीं आया, प्राइम मिनिस्टर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। बोले क्या खाक पढ़ा लिखा है, मैडम की बात मानता है। और मैं कहा ये जितने भी सरदार बैठे हुए ये घर में सब मैडम की बात मानते हैं। बाहर अपने घर का सरदार मुझे कोई नहीं मिला, बाहर है कि ये सब सरदार जितने भी है, घर में तो सरदार नहीं है ही। मैं कही एक काम कर भैया, देखे वो हमारा एक वो स्वामी मुस्कुरा के उसका लड़का है, वो कंप्यूटर इंजीनियर होने जा रहा है। मेरे बड़े भाई ओम व्यास जी, उनका बेटा तो कंप्यूटर इंजीनियर हो भी गया है। मैं कही यार कुछ ऐसा काम कर, कुछ भाइयों में उठने बैठने काबिल कर, कुछ ऐसा कर जिससे मेरा शरीर ऊंचा हो। पता है रात के 12 बजे 2 तकिए लेके मेरे सिर के नीचे देने लग गया। और मैंने कहा तू क्या कर रहा है, कहता तू ही तो कह रहा था कि मेरा सिर ऊंचा कर। और मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं,
कुछ पढ़ाई लिखाई में ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। तो सुबह तड़के आ गया, बोले पापा आज मेरे स्कूल में एनसीसी वाले अफसर ने आना है लड़का सेलेक्ट करने के लिए, भाई कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बता दे। चलो कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं होगा। स्कूल में एनसीसी वाले अफसर ने आना लड़का सेलेक्ट करने के लिए, भाई कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बता दे। और मैंने कहा बेटा एनसीसी वाले अफसर तो रिटायर्ड मिलिट्री अफसर होते हैं, भाई देशभक्ति की बात ज्यादा करते हैं। तेरे से ये भी पूछ सकते हैं देश आजाद कब हुआ था, बता देना। सन 1940 में तैयारी से होने लगी थी, 47 में हो गया था। और ज्यादा से ज्यादा तेरे से ये पूछ सकते हैं कि भाई इसमें योगदान किसका किसका था, तो तू बता देना। वैसे तो सारी पब्लिक का ही योगदान था, पर नेहरू, गांधी, चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे लोगों का सबसे ज्यादा था। लेकिन साहब वो तो बेड़ा गर्क कर आया। दरअसल उस अफसर ने भाजी उससे सवाल ही कुछ और पूछ लिया। उन्होंने बेटे तेरा जन्म कब हुआ था? कहता जी सन 1942 में तो तैयारी सी होने लगी और 47 में हो गया था। कहता जी अब आप मुझसे ये पूछोगे कि इसमें योगदान किसका किसका? तो वैसे तो सारी पब्लिक का ही था, पर नेहरू एक कांग्रेसी नेताओं का सबसे ज्यादा था। और मैं कहा पिटे मुंह तेरे पागल आदमी, मैं कहा तू जिन नेताओं की बात करता है, मैं कहा तू जिन नेताओं की बात करता है, जिन शहीदों की बात करता है, मैंने पता है जब भगत सिंह तेरी उम्र के थे तो क्लास के मॉनिटर बन गए थे, तू बन सकता है? कहता पापा मेरी उम्र के क्लास के मॉनिटर बन गए थे, पर जब तेरी उम्र के थे ना तो फांसी पर चढ़ गए थे। अच्छा हमेशा उल्ट पुल्ट बातें करता है। एक दिन मास्टर ने क्लास में पूछ लिया, बेटा जनसंख्या कंट्रोल करने दो उदाहरण बताओ। कहता जी एक तो अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरी जयललिता। नहीं बेटा ये बताओ कि जनसंख्या घट कैसे सकती है। अब तुम भी सुनो भाई, पढ़े लिखों वाला सवाल है, आपकी समझ में आ गया तो बीए पास, नहीं आए तो छठी फेल, पक्का है? बोले बेटा ये बताओ जनसंख्या घट कैसे सकती है? बोले जी जन्म दर घट जाए तो बोले अच्छा एक बात बताओ बेटा, बच्चे का जन्म लेना बायोलॉजी का विषय है कि सोशोलॉजी का? कहता जी बच्चे का चेहरा मोहरा अगर अपने माँ बाप पर गया है तो बायोलॉजी का विषय है, और जब कहीं आस पड़ोस में गया है हमेशा उल्टे पुल्टे जवाब देता है। एक दिन मास्टर ने क्लास में शोर हो रहा, मास्टर ने खड़े होके कहा कौन उल्लू का पट्टा खड़ा हो जाए? तो मेरा बेटा ही खड़ा होगा। मास्टर ने कहा तू उल्लू का पट्टा है? कहता नहीं जी आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लग रहे थे ना। मेरा उल्लू जवाब देता है। इस बच्चे को मैं सुला देता हूँ। और मैंने अभी कांग्रेस गई तो नेता उछट गए पीछे। भैया मैं इन नेताओं को प्रणाम करता हूँ। दरअसल क्या है, नेता भी बड़ी विचित्र प्राणी है इस धरती का, ऐसा प्राणी बना नहीं होगा कभी। मेरा तो एक दोस्त है भाई जी नेता, मेरा एक दोस्त नेता, तो मैं सुबह सुबह उसके घर गया। अच्छा मैं आगरा से जाता हूँ तो जैसे आप सेब और वो ले जाते ना, यहाँ की नमकीन उज्जैन की मशहूर है भाई, हम लोग भी पेठा लेकर के जाते। तो सुबह सुबह में पेठा लेकर के मैं अपने एक दोस्त नेता के यहाँ चला गया। उसके बच्चे बाहर खड़े हुए थे, बोले चाचा जी नमस्ते, चाचा जी नमस्ते, आइए चाचा जी, अंकल जी नमस्ते, चाचा जी पेठा लाए? मैं लाए बेटा, मैंने दे दिया। नाश्ता वास्ता किया, मुझे मार्केट में काम था। नेता बोला यार तू चला ही जाएगा क्या? मैंने कहा यार बात यह है मेरा काम खत्म होगा तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरा काम खत्म नहीं हुआ तो शाम को लौट के फिर आया, उसी के घर आ गया। वो बच्चे बाहर खड़े हुए थे, मुझे देखते ही बोले मामा जी नमस्ते, मामा जी नमस्ते। ओ मैं कहा बड़ा जल्दी रिश्ता बदल दिया हो, सुबह चाचा जी नमस्ते, शाम को मामा जी नमस्ते। बोले क्या है, आप जब आ रहे थे ना तो पापा मम्मी से कह रहे थे ये फिर आ गया साला।